ठीक है सर। अब बात करते हैं थोड़ा सा और शैक्षिक पक्ष को हम आगे बढ़ाएंगे आज। ठीक है। 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए और शिक्षण विधियां क्या हैं। ठीक है। किन चीजों के बारे में ये वकालत करते हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य। उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए प्रकृतिवाद के अनुसार। बहुत सारे विचारक, जो प्रकृतिवादी विचारक हैं, उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर के अपनी अपनी बातें कही हैं। तो जो मुख्य विचारक हैं उन्हीं के विचारों को हम यहाँ शामिल करते हैं। किस किस ने क्या क्या कहा है उस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। और एक दो जैसे स्पेंसर हैं, उन्होंने डिटेल में भी काफी चीजें कही हैं, तो उसके बारे में भी हमको बात करनी है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूसो की। रूसो ने क्या बताया है शिक्षा का उद्देश्य की क्या होना चाहिए। ठीक है। तो रूसो कहते हैं, प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए, कि प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति के अनुरूप ढालना है। मनुष्य को प्रकृति के अनुरूप ढालना, जैसी नेचर है उसको वैसा बना दीजिए, यही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य। ठीक। अब एक और विद्वान है जिन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को बताया, परिभाषा भी जिनकी पढ़ चुके हैं हम, वो है मैकडूगल। मैकडूगल मैकडूगल ने क्या कहा है शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए। आप परिभाषा को सुन लीजिए तो उद्देश्य समझ में आ जाएगा। वो बताते हैं, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, सब्लिमेशन ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट, ये बताया है इन्होंने। डार्विन क्या कहते हैं शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के, कोई प्रकृतिवादी विचारक हैं, तो डार्विन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन संघर्ष की तैयारी है। जीवन संघर्ष की तैयारी। ठीक, ये कहा है डार्विन ने। फिर लेमार्क कहते हैं, लेमार्क क्या कहते हैं, लेमार्क कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति से अनुकूलन है। प्रकृति से अनुकूलन। ठीक। देखिए सबकी बातें लगभग एक जैसी निकलकर सामने आ रही है। और अब एक और विचारक की हम बात करते हैं जिनकी बातें थोड़ी सी ज्यादा महत्व की समझी जाती हैं। वो है स्पेंसर। स्पेंसर ने क्या कहा है साहब शिक्षा के उद्देश्यों को बताते हुए, समग्र जीवन जीने के योग्य मानव को बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। समग्र जीवन जीने के योग्य बनाना। अब समग्र जीवन से क्या मतलब है इनका, ऐसा जीवन होलिस्टिक अप्रोच को लेकर ये चले हैं। तो समग्र जीवन को ये 5 हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है। ये कभी बार पूछ भी लिया जाता है। समग्र जीवन में हम वैसे ही 5 हिस्सों में बांट के बात करेंगे। ठीक है। वही जो इन्होंने बताया वही हम बताएंगे, फिर इसी के हिसाब से ये पाठ्यक्रम की भी बात करते हैं, तो समझ लीजिए। पहला है आत्मरक्षा संबंधी गुण। आत्मरक्षा संबंधी गुण, यानी कि शिक्षा का पहला काम क्या है, कोई मनुष्य को अपनी रक्षा करने के योग्य बना देना। ठीक। उसके बाद दूसरा क्या बताते हैं, जीविकोपार्जन का गुण। आप अपनी रक्षा कर सके व्यक्ति। दूसरा गुण उन्होंने क्या बताया, दूसरा गुण उन्होंने ये बताया कि हम अपने लिए जीविका कमा सके। ठीक। तीसरा संतति पालन। संतति पालन का गुण, जो बच्चे हम पैदा कर रहे हैं उन बच्चों को किस प्रकार से, भली प्रकार से उनका पालन पोषण किया जा सकेगा, ये गुण पैदा करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। अगला क्या है, सामाजिक सामंजस्य का गुण।
भाई सामाजिक रूप से समानता, सामाजिक रूप से हम एडजस्ट हो सके, इसका गुण पैदा करना भी इनके हिसाब से उद्देश्य। और पांचवा ये बताते हैं अवकाश का सदुपयोग का गुण, कि खाली टाइम को अपने किस तरीके से काटें, ये भी इन्होंने शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। तो साहब स्पेंसर साहब ने थोड़ा सा डिटेल में क्लासिफाई कर दिया है कि समग्र जीवन जीना ही मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है, और उस समग्र जीवन को किस प्रकार से विकसित किया जा सके वो सब इन 5 चीजों में बांटकर वो कह देते हैं। आत्मरक्षा संबंधी गुण विकसित करने चाहिए, जीविकापार्जन का गुण, संतति पालन का गुण, सामाजिक सामंजस्य का गुण और अवकाश के सदुपयोग का गुण। अभी जब हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे तभी इन 5 उद्देश्यों के आधार पर ही वो पाठ्यक्रम भी निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक और विचारक हैं जिनकी बात को मैं यहां रखना चाह रहा हूं, जिन्होंने उद्देश्यों को बताया है, और वो है बेकर। बेकर महोदय कहते हैं प्रकृतिवाद के उद्देश्यों को बताते हुए, बड़ा अच्छा कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति सानिध्य था और उसके ज्ञान की ओर बच्चे को प्रवृत्त करना है। प्रकृति की सानिध्यता तथा उसके ज्ञान की ओर प्रवृत्त, मतलब उन्मुख करना, ओरिएंटेशन करना, उस तरफ का उन्मुख करना है, ठीक है। और क्या क्या है? आर्थिक और वैज्ञानिक विकास, आर्थिक तथा वैज्ञानिक विकास, ठीक है। वर्तमान समय में काफी रिलेवेंट से लग रहे हैं ये। बेकर का कहना है कि प्रकृति के एक तो नजदीक पहुंच जाए, ये शिक्षा का उद्देश्य है, और उसका ज्ञान प्राप्त कर लें जिससे कि आर्थिक और वैज्ञानिक विकास हो सके, ये बेकर साहब ने कहा है। तो ये कुल मिला के हैं शिक्षा के उद्देश्य जो अलग अलग विद्वानों ने बताए हैं। एक टीपी नन का और है, पर क्योंकि वो आदर्शवाद के थोड़ा ज्यादा नजदीक है इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। टीपी नन साहब ये कह देते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करना, क्योंकि स्वतंत्रता प्रकृतिवाद का सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए वो कह देते हैं स्वतंत्र विकास, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो वो बात कर लेते हैं। तो अब ये एक बात जो हुई ये उद्देश्यों को लेकर के हुई प्रकृतिवाद के। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं प्रकृतिवाद के। और दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम। चलिए सर, पाठ्यक्रम, करिकुलम, क्या होना चाहिए पाठ्यक्रम, ठीक है। विस्तृत विवेचना की है हर्बर्ट स्पेंसर ने, जैसा बताया, और इसके अलावा रूसो ने भी बताया और हॉक्सले। तो 3 विचारकों की हम यहाँ बात करने वाले हैं। एक तो हम बात करेंगे रूसो की, ठीक। रूसो ने पाठ्यक्रम को क्या बताया, और रूसो जो अपना पाठ्यक्रम अब बताएंगे वो अपनी उन्हीं 4 अवस्थाओं के आधार पर बताएंगे जो उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सब 4 अवस्थाएं होती हैं विकास की। एक होती है शैशव, ठीक है, एक होती है बाल्यावस्था, ठीक, एक होती है किशोरावस्था, और एक होती है युवावस्था, ठीक। ये 4 अवस्थाएं होती है, इन्हीं पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसी के हिसाब से फिर उन्होंने विषय बताए इनके, जैसे शैशवावस्था में शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और इंद्रिय प्रशिक्षण, आप लिख लीजिएगा बाद में। शारीरिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा वो पढ़ाया जाना चाहिए, और इंद्रिय प्रशिक्षण, किस तरीके से हम सेंस ऑर्गन्स को नॉलेज अटेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, शारीरिक शिक्षा और इंद्रिय प्रशिक्षण। बाल्यावस्था में किस बात की वकालत करते हैं वो? बाल्यावस्था में कहते हैं संवेगों पर नियंत्रण। बच्चों को वो सिखाइए जिससे कि वो अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सके, ठीक। किशोरावस्था में वो किस चीज की बात करते हैं? किशोरावस्था में नैतिक, सामाजिक विषय और भाषा, मैं इधर लिख देता हूं, नैतिक, सामाजिक और भाषा, ये पढ़ाया जाना चाहिए किशोरावस्था। भाषा, नैतिक विषय और सामाजिक विज्ञान पढ़ाए जाने चाहिए। युवावस्था में, अब युवावस्था में सारे विषय आ जाते हैं, भौतिक,
रसायन, खगोल, ठीक है, ये विषय पढ़ाए जाने चाहिए जो नेचुरल साइंसेज है, भूगोल, ज्योतिष, भूगोल, ज्योतिष और गणित, ये विषय पढ़ाए जाने चाहिए युवावस्था में। तो ये एक क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट्स का एज वाइज जो दिया है वो रूसो ने दिया है। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे स्पेंसर साहब क्या कहते हैं। स्पेंसर, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, अवस्थाएं बस लिखी रहते हैं, ठीक है। स्पेंसर दूसरे विचारक, ये तो पहले विचारक हो गए, दूसरे विचारक हैं स्पेंसर। ठीक, स्पेंसर के अब वही पांचों उद्देश्य जो उन्होंने बताए थे, कौन कौन से। पहला उद्देश्य है आत्मरक्षा, आत्मरक्षा। दूसरा है जीविकोपार्जन, तीसरा है संतति पालन, चौथा है सामाजिक सामंजस्य, ठीक, और पांचवा है अवकाश का सदुपयोग। ठीक, तो ये इन्होंने बताए हैं साहब 5 उद्देश्य हैं। इसी के हिसाब से विषयों का भी ये निर्धारण कर देते हैं। किस तरीके से करते हैं, जैसे आत्मरक्षा के लिए शरीर विज्ञान, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान की ये बात करते हैं। ठीक, जीविकोपार्जन के लिए भौतिक विज्ञान, गणित और भूगोल, भौतिक विषय, गणित और भूगोल, इन विषयों की बात करते हैं ये जीविकोपार्जन के लिए। शिशु पालन के लिए शरीर विज्ञान, गृह विज्ञान और मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान। ठीक, अच्छा, अब क्या है सामाजिक के लिए, सामाजिक विषय आ जाएंगे पूरे चारों, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये सब इसमें आ जाएंगे। अवकाश संबंधी विषयों में कहते हैं वो साहित्य, संगीत और कला। इस तरीके से हम पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सकते हैं प्रकृतिवाद के अनुसार। अब एक विचारक और बाकी हैं जिन पर थोड़ी सी बात की जानी चाहिए, जिन्होंने बात कही है। ठीक है, फिर कुछ विशेषताओं को देखें। हॉक्सले का कथन है, एक्चुअली वो पाठ्यक्रम निर्धारण की बात नहीं करते हैं। हॉक्सले, एडुलस हॉक्सले का नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हैं। ये वही एडुलस हॉक्सले हैं जो ये कहते हैं कि तत्वशास्त्र के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो एडुलस हॉक्सले ने कहा है कि क्योंकि प्रकृतिवाद भौतिक विज्ञानों के अध्ययन पर सर्वाधिक बल देता है, तो एडुलस हॉक्सले उसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि भौतिक विज्ञानों के लिए सांस्कृतिक विषयों को भुला देना उतना ही बुरा है जितना कि सांस्कृतिक विषयों के अध्ययन के लिए भौतिक विज्ञानों को भुला देना। तो ये कहते हैं कि भाई प्रकृतिवादी शिक्षा का जो सही पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा उसमें भौतिक और सांस्कृतिक दोनों विषयों का सामंजस्य होना चाहिए। तो ये कहते हैं। अब 2-3 विशेषताएं और हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए, जो कि प्रकृतिवादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली विशेषता तो ये बात करते हैं कि पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए, पाठ्यक्रम विस्तृत, यानी कि भौतिक और सामाजिक विषय शब्द उसमें शामिल होंगे। दूसरी बात ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक, जीवन में काम आने वाला होना चाहिए, सैद्धांतिक विषयों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरी बात क्या कहते हैं, उपयोगी, कुछ कमा सकें उससे, कुछ उपयोग कर सकें जीवन में, वो होना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक का मतलब इस जीवन से जुड़ा हुआ, इस जगत से जुड़ा हुआ। तो ये हुई बात साहब पाठ्यक्रम की। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, और वो है शिक्षण विधियां। ठीक, शिक्षण विधि, शिक्षण विधियों में सबसे बड़ा योगदान प्रकृतिवाद का माना जाता है। तो किन किन विधियों की ये मुख्य रूप से वकालत करते हैं, उनके हम नाम लिख देते हैं और फिर स्पेंसर ने जो सूत्र बताए हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। विधियों में जिन विधि को सबसे ज्यादा महत्व दिया है
प्रकृतिवाद में पिछली बार हायर में भी पूछा गया था, क्वेश्चन मार्क भी उस पर किए गए। सबसे पहली विधि है स्व अधिगम विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, स्व खोज विधि है। प्रकृति के साथ जब लीन होगा बच्चा तो अपने आप चीजों की खोज करेगा। लिटिल साइंटिस्ट की जो बात पियाजे ने कही है वो सबसे पहली विशेषता मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण। तो यही सवाल होगा कि किस विधि पर सबसे ज्यादा बल दिया है, तो स्व खोज विधि पर सबसे ज्यादा बल दिया है कि भाई अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करो, अपनी अकल दौड़ाओ, अपने आप चीजों को एक्सप्लोर करो और नए ज्ञान का सृजन करो। ठीक है, अनुभववादी बनिए, विवेकवादी बनिए और लास्ट में आलोचनावादी बन जाइए, तभी आप ज्ञान का सृजन कर पाएंगे। और स्व अधिगम विधि सही तरीके से आपको चीजों के बारे में ज्ञान प्रदान करेगी। ठीक, दूसरी विधि जिसके बारे में ये बात करते हैं वो है क्रिया विधि। ठीक है, क्रिया विधि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। ये करके सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मन मन में मंत्र जाप कर रहे हैं बस और बात पूरी हो गई, नहीं, करके सीख सके। ठीक, और क्या बताते हैं ये, एक और विधि खेल विधि, प्ले वे, प्ले वे मेथड, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, ज्यादा बढ़िया सीख लेंगे। एक और मेथड की बात करते हैं वो है भ्रमण विधि, टूर मेथड, भ्रमण करके सिखाया जाना चाहिए उसके बारे में। प्रकृति के बारे में जाना, एक्सप्लोर करिए, दूर दूर तक जाइए, एक जगह बैठकर करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आज के समय में अगर हम विधियों को देखें तो सारी की सारी विधियां जिस तरीके की प्रकृतिवाद ने बताई हैं उसी तरीके की विधियां वर्तमान शिक्षा में बहुतायत से प्रचलित हैं और अच्छे इनका प्रभाव भी जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर की अगर बात करें, हर्बर्ट स्पेंसर ने 6 शिक्षण सूत्र भी बताए हैं जो कि विधियों के ही समान माने जा से। शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र, और ये जो शिक्षण सूत्र हैं, ये शिक्षण सूत्र विधियों की प्रकृति को तय करते हैं, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे नई चीज बच्चों को बताएं। ठीक है, कौन कौन से हैं हम लिख देते हैं। सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाया जाना चाहिए, पहले आसान चीज फिर उसके बाद मुश्किल। अनिश्चित से निश्चित की ओर, ठीक, ये तीसरा क्या होगा, तीसरा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, एक ये हो गया सर, 3 तो ये हो गए, अब इधर लिख ले, चौथा, पांचवा, छठा, 6 ही है और कई सारे, अब हम 6 की बात। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक, ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए, पहले दिखने वाली चीजें फिर ना दिखने वाली चीजें। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, नोन टू अननोन वाली जो बात है वो। और अनुभूत से, अनुभूत से तर्क युक्त, मतलब जो एक्सपीरियंस हो रहा है उससे लॉजिक तक चीजों को लेकर के जाना चाहिए। तो ये विधियों का एक लेखा जोखा है। ठीक है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो अलग अलग दार्शनिक है उन्होंने विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का वर्णन किया है और ये जो विधियां हैं ये अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारिक हैं तथा प्रयोगात्मक और वैज्ञानिक विधियों पर भी ये पूरा का पूरा फोकस करते हैं और ये विधियां छात्रों की रुचि, उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्हें अध्ययन करने का अवसर भी प्रदान करती हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, थोड़ी सी चर्चा और हो जाए इसमें, फिर आज इसको खत्म करते हैं। क्या क्या बातें होंगी और दूसरी चर्चाओं में चलिए बात अब करेंगे प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के और दूसरे कुछ जो तत्व, जैसे प्रकृतिवाद शिक्षक
तथा छात्र, इस मुद्दे पर बात होगी। और बात होगी अनुशासन पर बात होगी। ठीक है, शिक्षक क्या है, छात्र क्या है, अनुशासन क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और प्रासंगिक, इन तीन बिंदुओं पर और थोड़ी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले शिक्षक और छात्र क्या क्या कंसेप्ट दिया है, तो हमें पहले क्लियर कट याद रखना चाहिए कि प्रकृतिवाद छात्र केंद्रित शिक्षा की वकालत करता है और वो ये कहता है कि छात्र ही समस्त शिक्षा की धुरी है। पूरी शिक्षा व्यवस्था में छात्र की रुचियां, उसकी योग्यताएं, उसकी क्षमताएं, उसका स्वभाव, उनके आधार पर ही पूरी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक, शिक्षक के लिए क्या कहा गया है, शिक्षक के लिए कहा गया है कि प्रकृति ही सबसे बड़ा शिक्षक है। प्रकृति से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है, वही सबसे बड़ी शिक्षक है, वही सब कुछ सिखाएगी। रूसो का भी एक कोटेशन शिक्षक के ऊपर ये लिया गया है कि प्रकृति ही सबसे बड़ा शिक्षक है, तथा व्यवहारिक रूप से अगर शिक्षक का कहीं कोई स्थान है तो वो बिहाइंड द कर्टेन है, पर्दे के पीछे। ठीक है, पूरी शिक्षा व्यवस्था जिसकी प्रकृतिवाद वकालत करता है उसमें छात्र को प्राथमिक मानता है और शिक्षक को गौड़ मानता है। गौड़ भूमिका है उसकी, सेकेंडरी पोजीशन है उसकी, उसे पीछे रख दो, बच्चे को आगे करो। ठीक है, और बच्चे की जो नैसर्गिक क्षमताएं हैं, जो उसकी रुचियां हैं, जो उसका ज्ञान है, उसको प्राकृतिक रूप से आगे विकसित होने देना चाहिए, प्रकृति के संपर्क में उसको विकसित होने देना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं प्रकृति सबसे बड़ा शिक्षक है। ज्यादा रोक टोक समाज की लगाओगे उतनी ही ज्यादा चीजें खराब रूप से प्रकट होंगी। ठीक, तो ये हुई साहब शिक्षक और छात्र के बारे में बात। अब दूसरे मुद्दे पर हम बात करेंगे अनुशासन। अनुशासन, डिसिप्लिन, प्राकृतिक अनुशासन का पक्षधर है। प्राकृतिक अनुशासन का पक्षधर है प्रकृतिवाद। ठीक है, अब कुछ बातें तो ऐसी हैं साहब जिनकी आलोचना भी की जाती है प्रकृतिवाद की, और उसमें से एक ये है अनुशासन। उन्होंने कहा कि भाई, रूसो ये कहते थे कि बच्चे को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। आज के समय में भी किसी को मार नहीं सकते बच्चे को क्लास में, ठीक है, दंड नहीं दिया जा सकता। तो ये बात रूसो ने कही है कि बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चे को कभी भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए और स्वाभाविक रूप से उसे खेल देना चाहिए, करने देना चाहिए चीजों को। अगर वो कुछ गलती करता है तो प्रकृति उसे स्वयं दंड देगी। यही बात बस आलोचना का कारण बन जाती है इनकी कि भाई अगर बच्चे को रोका ना जाए, टोका ना जाए, आग की तरफ जा रहा है बच्चा और आप उसे नहीं रोक रहे हो और आप ये सोच के बैठे हो कि आग जलाएगी तो ये अपने आप रुक जाएगा, तो जलने में जो बच्चे को कष्ट होगा और जो तकलीफ होगी और आगे के लिए अपंगता हो सकती है, उसका क्या। तो फिर भी जो बात है सो है, आलोचनाएं तो होती ही है, पर फिर भी ये कहते हैं प्राकृतिक अनुशासन है। अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा और वो आपको चीज सुधार देगी। प्रकृति बहुत बुरे तरीके से सुधारती है ये थोड़ी सी आलोचना की बात है। तो यहाँ पर थोड़े से कम प्रासंगिक माने जाते हैं अनुशासन के संबंध में विचार कि भाई ऐसे एकदम से प्रकृति के तो आधार पर छोड़ा नहीं जा सकता ना, बच्चे को कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। पर एक बात तो तय है, अनुशासन में जो कहते हैं कि दंड नहीं दिया जाना चाहिए, वो तो पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक है और आज के समय में उसको फॉलो भी किया जा रहा है। ठीक है, एक और कोटेशन लिया जाता है हॉक्सले ने बड़ा अच्छा काम किया है इस दर्शन की विवेचना करने में। हॉक्सले आगे कहते हैं अनुशासन के बारे में बताते हुए, वो ये कहते हैं कि व्यक्ति को विकास की स्वतंत्रता तो रहे, परंतु उसे संतुलन और उपयुक्त ढंग से काम करने के संकेत भी दिए जाने चाहिए। अगर एकदम से प्रकृति के रूप में छोड़ देंगे तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी साहब, तो नहीं छोड़ना चाहिए, उससे मुसीबत आ जाएगी। ठीक है, तो ये बातें अनुशासन के बारे में। अब एक आखिरी मुद्दा और वो मुद्दा हम बात करेंगे प्रासंगिकता के बारे में कि आज के समय में क्या प्रासंगिकता है प्रकृतिवाद की। आप सब जानते हैं कि आज
मनोविज्ञान का शिक्षा में बहुत तगड़ा प्रभाव है। और शिक्षा के मनोवैज्ञानिकीकरण की जो दार्शनिक जो आधारशिला है वो प्रकृतिवाद रखता है। वर्तमान समय में छात्र केंद्रित शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित है वो पूरा का पूरा स्वरूप हमें किसी न किसी रूप में प्रकृतिवादी विचारधारा के आधार पर विकसित होता प्रतीत होता है। चाहे वो छात्र केंद्रित शिक्षा हो, चाहे वो बच्चों को दंड न देने की बात हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक विधियों की बात हो, चाहे ह्यूरिस्टिक विधियों की बात हो, प्रयोगात्मक विधियों की बात हो, शिक्षा के व्यवहारिक स्वरूप की बात हो, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें किसी न किसी रूप में प्रकृतिवादी विचारधारा में पहले से निहित हैं, जो कि आज भी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, क्योंकि वैज्ञानिक विधियों पर ये आधारित है, मनोविज्ञान पर ये चीजें आधारित है। तो काफी कुछ देन है प्रकृतिवाद की, पर सबसे महत्वपूर्ण देन है शिक्षण विधियों के बारे में, कि बच्चों को खुद करके सीखने देना चाहिए, स्व खोज को प्रेरित करना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए खेल विधि और भ्रमण विधि का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये था साहब ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रकृतिवाद और शिक्षा का। मैं आशा करता हूं कि एक छोटा सा संप्रत्यय जरूर आपके दिमाग में इसके बारे में बना होगा, और डिटेल में अगर आप इसकी स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन सोर्सेस मौजूद हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का प्रकरण हम खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नए दर्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।